आज का जो टॉपिक है हम लोग का है वो है भारत में पुर्तगालियों का आगमन। देखिए पिछला जो वीडियो हमने डाला था तो कई सारे बच्चों का ये शिकायत था कि सर इसमें क्लैरिटी उतना अच्छा नहीं आ रहा, वो मतलब ब्लर का प्रॉब्लम था, साफ नहीं दिख रहा था बोर्ड। इस वजह से हमने सोचा कि उसी वीडियो को थोड़ा एक बार अच्छे तरीके से शूट कर लेते हैं। तो आज फिर से देखिए जो ब्लर का जो प्रॉब्लम था उसी चीज़ का मतलब सोल्यूशन के लिए हमने फिर से बोर्ड पे वापस उसी तरीके पर आ गए जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे। तो देखिए भारत में जो पुर्तगालियों का जो आगमन था उसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड कि कैसे पुर्तगाली लोग यहाँ पर आए। तो हमने एक लेक्चर में आपको बताया था कि पुर्तगाली या फिर यूरोपी जो विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं तो उनके आने का रास्ता कौन सा था। तो रास्ता तो हमने बताया था कि वो लाल सागर से नहीं आ सकते थे, फारस की खाड़ी से भी नहीं आ सकते थे, स्थल मार्ग से भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि तीनों ही जगह पर प्रॉब्लम्स था अरब के व्यापारी के वजह से। तो लास्ट में जा करके जब कई सारे पुर्तगाली जो है उन्होंने रास्ता ढूंढा, वास्को डी गामा ने खास करके। हालांकि वास्को डी गामा से पहले पुर्तगाल की तरफ से जो बार्थोलोमेडियाज थे उन्होंने कोशिश किया था कि वो अफ्रीका के साइड से होते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत आया था। इस तरीके से आया था, ये जैसे मान लो अफ्रीका है और यहाँ पे हमारा प्यारा इंडिया है, तो यहाँ से जो आया था इस तरह से होते हुए यहाँ से केप ऑफ गुड होप से होते हुए हम लोग के पास भारत पहुँचा था। ये पुराना रास्ता था। आज का टॉपिक में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये समझना होगा कि पुर्तगालियों की भारत आने के पीछे का मंशा क्या था, मकसद क्या था। एक मकसद तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि व्यापार करने का मकसद था, ज़्यादा से ज़्यादा भारत से निर्मित मतलब भारत का जो भी वस्तु है उसको खरीदना था। लेकिन देखिए सबसे पहला मंशा तो सबको पता है कि सबसे पहला मंशा क्या है, व्यापार करना, ये तो सभी को पता है। दूसरा छिपा हुआ एक एजेंडा था उनका, एक लक्ष्य और था कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ऐसा करने के पीछे मकसद क्या था पता है आपको? ऐसा करने के पीछे मकसद ये था कि ये उस दौर की बात कर रहे हैं जिसमें भारत में अरब व्यापारियों का ज़्यादा महत्व था। यहाँ पर भारत में अरब लोगों का ज़्यादा महत्व था। यानी एक तरह से ऐसे आप कह लो कि उस दौर में जो इस्लाम के लोग ज़्यादा थे, तुर्क से लोग ज़्यादा आ रहे थे, और अरब के जो व्यापारी था उनके प्रभाव को जब तक आप कम नहीं करोगे तो ये पुर्तगाली लोग व्यापार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत के इस क्षेत्र पर केवल अरब के व्यापारी कर रहे थे। तो अरब के व्यापारी को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, भारत में ईसाईकरण को तेज किया कि अगर भारत के लोग ईसाई धर्म को अगर ज़्यादा अपनाते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, अरब के लोगों का जो है आपका महत्व खत्म हो जाएगा। तो देखिए, तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में अरब व्यापारी का प्रभाव को चूंकि क्या करना था, कम करना था। तो अरब व्यापारी के प्रभाव को कम करने के लिए जो उन्होंने प्रक्रिया अपनाया वो जरा सा देखना है। जैसे ही पुर्तगाली आते हैं तो भारत में अगले 15 साल में वो क्या करेगा, सबसे पहले अरब का जितना भी नौपोत था, नौपोत मतलब जहाँ पर जो बंदरगाह होते हैं जहाँ पर जहाज वगैरह को ठहराया जाता है, उनके जहाज़ों को बर्बाद कर देगा। वो जहाज़ों को देखिए लूट भी लेगा, आक्रमण करेगा, बंदरगाह को पूरी तरह से लूटेगा और अन्य प्रकार का दमनात्मक कार्य भी, मतलब कि जो अरब के व्यापारी थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा धुलाई भी करता है, मारता पीटता है, मतलब पूरी तरह से इसको परेशान करता है। वो इसलिए करता है ताकि अरब के व्यापारी धीरे धीरे करके क्या हो, भारत को छोड़ दे। जब वो भारत को छोड़ेगा तो फिर देखेगा कि जो पुर्तगाली लोग हैं वो भारत में अपना व्यापार कर पाएंगे। तो देखिए पुर्तगाली अपनी स्थिति को अब क्या करेंगे, वो मजबूत करेंगे, सुदृढ़ करेंगे। और सुदृढ़ करने के लिए एक शासक था पुर्तगाल का, उसका नाम था मैनुअल प्रथम। तो 1501 में वो क्या करेगा, 1501 में वो पुर्तगाली शासक जो था वो क्या करेगा कि वो बोलेगा कि अरब और फारस एवं भारत के साथ जो खुद को वो बोलेगा कि हम व्यापारिक एकाधिकार को मालिक घोषित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो बोलेगा कि भारत के साथ केवल और केवल व्यापार कौन करेगा, मैनुअल प्रथम बोलेगा केवल और केवल कौन करेगा, पुर्तगाल के लोग करेंगे। पुर्तगाल के अलावा भारत के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब क्या होता है, व्यापार का केवल एक अधिकार, केवल एक ही व्यक्ति को अधिकार है, कोई दूसरा कंपनी व्यापार करने नहीं आएगा। इसी को इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस मोनोपोली कह लो, ट्रेड मोनोपोली कह सकते हो, व्यापार करने को ट्रेड कहते हैं। तो ट्रेड मोनोपोली मतलब व्यापार केवल और केवल एक पुर्तगाली करेगा और पुर्तगाली के अलावा कोई नहीं करेगा। इसलिए वो खुद को मालिक घोषित करता है कि चलो भाई हम मालिक हैं इस क्षेत्र में। व्यापार किस किस क्षेत्र में, अरब फारस मतलब उसका अपना क्षेत्र तो था, मतलब कि अरब के जो क्षेत्र था वहां भी खुद को कहता है कि अरब के साथ भी केवल हम व्यापार करेंगे, फारस के क्षेत्र भी और भारत के क्षेत्र खुद कहता है खुद के साथ केवल क्या करेंगे, हम व्यापारिक एकाधिकार घोषित करते हैं और उस क्षेत्र में केवल और केवल कौन करेगा, व्यापार हम करेंगे। तो इसको मिटा करके फिर आपको बताते हैं कि कैसे कैसे करके पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा वगैरह आने का प्रोसेस क्या था, उसको हम लोग डिटेलिंग में समझने का कोशिश करते हैं। इसको मिटाते हैं फिर समझते हैं। तो देखिए अब जो वास्को डी गामा आता है 1498 में,
हालांकि इससे पहले भी 1487-86 के आसपास बार्थोलोमेव आता है और वो भारत नहीं पहुंच पाता, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं रहता है मिशन, वो वहीं से वापस लौट जाता है। उसके बाद फिर कोलंबस ट्राई करता है, तो कोलंबस तो भारत की कोशिश में वो अमेरिका पहुंच जाता है, तो वो भी फेल रहा। लेकिन बाद में जब 1498 में वास्को डी गामा जब ये हमारा भारत पहुंचता है कालीकट, तो कालीकट के जो बंदरगाह में पहुंचता है, तो कालीकट में भी कौन सा बंदरगाह, उसका नाम था कप्पक डाबू। ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि लोग सिर्फ कालीकट को पढ़ के काम चला लेते हैं, लेकिन कालीकट तो जगह का नाम था। तो कालीकट में कौन सा बंदरगाह था, तो कप्पक डाबू बंदरगाह पर ये आया था, और जहां पर स्वागत किसने किया था, जमोरिन ने स्वागत किया था। हाँ, आपको पिछले वीडियो में बताए भी थे कि जब ये वास्को डी गामा अफ्रीका से केप ऑफ गुड से होते हुए जब आता है, तो अब्दुल वो जो मनीद जो है, अब्दुल मनीद के माध्यम से वो भारत तक पहुंचता है, और पहुंचने के बाद फिर वो कालीकट के पास पहुंचा के फिर वो गुजरात चला जाता है अपना। तो जैसे जमोरिन वास्को डी गामा पहुंचा, तो जमोरिन ने स्वागत किया, लेकिन इस वजह से जमोरिन तो चलो खुश हो गया कि चलो बढ़िया है भाई, नया हमारे कोई गेस्ट आया हुआ है, लेकिन ये चीज़ अरब व्यापारी बिल्कुल नाराज हो गए। इस चीज़ को अरब व्यापारी बिल्कुल भी पसंद नहीं, कि काफ़ी नाराज चल रहे थे अरब व्यापारी। एक तरफ वो स्वागत कर रहे हैं, दूसरे तरफ जमोरिन के जो अरब व्यापारी थे वो क्या थे, काफ़ी नाराज था। आप देखिए इसमें स्माइली कह रहे हैं, ये तो नाराज होने का सिंबल भी आपको बना दें, इमोजी है ये। अब देखिए इनका जो हेल्प किया था, मतलब जो वास्को डी गामा आया था वो किसका प्रतिनिधि बनकर आता, तो जो पुर्तगाल में डॉन हेनरिक या प्रिंस हेनरिक जो कहता है वो उन्हीं का प्रतिनिधि बन के आया था, क्योंकि पूरी तरह से वास्को डी गामा के आने जाने का जितना भी खर्च होता है वो टोटल खर्च वही कराते हैं। कौन, डॉन हेनरिक या प्रिंस हेनरिक, जो द नेविगेटर भी कहते हैं, इन्हीं के माध्यम से ये वास्को डी गामा भारत आया, और आने जाने का जितना भी खर्च था वो टोटल खर्चा वो उठाते हैं। और फिर जब ये भारत से लौटेगा, देखिए भारत जब वास्को डी गामा आता है और यहाँ से आने के बाद जब मसाला वगैरह खरीदता है, तो भारत से लौटने के बाद वो लगभग 60 गुना अधिक प्रॉफिट कमाता है, ये देखिए। और ये जो देखिए आने जाने का खर्च वो भी शामिल है उसमें, और प्लस जो आने जाने का खर्च, रहने सहने का खर्च, जो भी उसको लगा यहाँ पर आने जाने में, जो भी टोटल खर्च को माइनस करने के बावजूद, अगर मान लो यहाँ से वो 1 रुपया अगर किसी चीज़ को कीमत पड़ा, तो ये जब जा रहा था, जाने के बाद उसी चीज़ को 60 रुपये में बेचेगा। मतलब आने जाने, उस 1 रुपये में आने जाने का टोटल खर्च शामिल है। जितना खर्च हुआ उसकी तुलना में 60 गुना अधिक प्रॉफिट हुआ। तो यानी कि ये व्यापार बहुत ही लाभदायक था। तो जब ये प्रॉफिट देखेगा, मतलब कि जो पुर्तगाल में और भी कई सारे जो नाविक वगैरह जो वास्को डी गामा के टाइप का जो होगा, जो पुर्तगाली यात्री थे, वो क्या होंगे, इस बात से वो अन्य पुर्तगाली क्या होंगे, बहुत ही खुश हो जाएंगे, प्रोत्साहित हो जाएंगे। और फिर बाद में देखिएगा कि वास्को डी गामा के आने के बाद कई सारे पुर्तगाली जो है धीरे धीरे करके वो कहाँ आते हैं, भारत आते हैं व्यापार करने के लिए, क्योंकि वास्को डी गामा जब 60 गुना ज़्यादा लाभ कमाएगा, तो वो लालच तो अन्य पुर्तगाली को भी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर देखिए आगे चल के 1500 में क्या हुआ, 1500 में दूसरा पुर्तगाली अभियान आया, मतलब कि वास्को डी गामा के बाद दूसरा व्यक्ति आया, उसका क्या नाम था, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। क्या नाम है उसका, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। अब ये नाम थोड़ा कठिन लग रहा होगा, इस नाम को याद करने का सबसे सिंपल तरीका, केवल एक नाम याद रखिए, पेड्रो। क्या नाम रखना है, पेड्रो याद रखिए। समझ लीजिए कि वास्को डी गामा के बाद कौन आया, पेड्रो आया। और ये जब भारत आया तो ये अब मूड बनाकर आया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमको अरब व्यापारी को क्या करना है, हराना है। और उसको हराने के चक्कर में अरब को हराएगा भी, हालांकि कुछ थोड़ा बहुत तो अपना भी नुकसान हुआ, लेकिन फाइनली हारा कौन, अरब के व्यापारी पराजित हुए। और धीरे धीरे अरब का जैसे जैसे भारत पर प्रभाव कम पड़ेगा और पुर्तगाली शासक का प्रभाव बढ़ेगा। अब यहाँ पर पुर्तगाली कई सारे जो व्यापारी आएंगे, यहाँ पर व्यापार करेंगे, क्योंकि अरब धीरे धीरे अपना बोरिया बिस्तर समेट के कहाँ चला जाएगा, अपने देश चला जाएगा। तो देखिए पेड्रो इसके लिए क्या अभियान चलाया, पुर्तगाली नीति अपनाया। एक तो अरबों को हराते हैं, पहला काम वो क्या किया, अरब के व्यापारी को पराजित करके हटाया, भगाया वहां से। दूसरा काम क्या किया, देखिए भारत में उस दौर में क्षेत्रीय राजाओं के आपसी मतभेद भी बहुत थे। यहाँ पे राजा लोग ही आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। इस बात का फायदा पेड्रो उठाया, तो स्थानीय शासक जो कि आपस में मतभेद का जो मामला था उससे लाभ उठाकर उनके क्षेत्र पर कब्जा किया कि तुम लड़ो, जैसे ये क्षेत्र, इस क्षेत्र के लिए दोनों लड़ रहे हैं, तो इसी का आपसी मतभेद के लिए ये बीच में अपना फायदा उठा लिया। जस्ट लाइक जैसे बचपन में कहानी सुने होंगे कि जैसे 2 चूहे के बीच की लड़ाई चल रहा था कि रोटी हम खाएंगे, रोटी हम खाएंगे, अब बीच में फायदा कौन उठा लिया, बिल्ली। तो वही बात है कि भारत के जो आपसी राजा, जो क्षेत्रीय राजा थे, उनके आपसी मतभेद का ये सबसे जबरदस्त फायदा उठाते हैं। और साथ ही साथ देखिए फिर ये 1500 का घटना तो लगभग देखा जाए तो पेड्रो पूरी तरह से क्या रहा, सफल रहा।
बिल्कुल एकदम सक्सेसफुल रहा। उसके बाद देखिए 1502 में वास्को डी गामा फिर से वापस आता है। एक बार 1498 में आया था और दूसरा बार फिर कब आता है, 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आएगा और यहाँ से आने के बाद वो फिर क्या करेगा, और भी कई सारा काम करेगा। तो इसको पहले मिटाते हैं, फिर आपको बताते हैं इसके बाद का कौन सा घटना घटा, ठीक है। अब देखिए 1502 की अगर हम घटना की बात करें तो 1502 में अभी आपको मैंने जस्ट बताया कि वास्को डी गामा दोबारा भारत आता है, जबकि पहली बार जो वास्को डी गामा आया था वो कब आया था, 1498 में आया था। 1502 में जब ये दोबारा आता है तो यहाँ आने के बाद फिर वो देखता है कि वो यहाँ पर अरब व्यापारियों का जो दबदबा था वो अभी भी बना हुआ था। आगे चल के इसी अरब व्यापारी के दबदबा को फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जब आएगा तब ये तोड़ेगा। वो कैसे तोड़ेगा अभी आपको जस्ट बता रहे हैं। तो 1502 के बाद देखिए पहली बार कब आया था, 1498 में। दूसरी बार कब आया, दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आता है, 1502 में। और तीसरा बार जो वास्को डी गामा आता है वो आता है 1524 में। और उसी टाइम वास्को डी गामा को वायसराय बनाया जाता है। वायसराय का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, वायसराय क्या, एक पोस्ट होता है, मतलब पूरा एरिया का आपको एक कमांडर बनाया जाता है, हेड बनाया जाता है। जस्ट लाइक अगर अभी से आप उसको कंपेयर करते हैं तो जैसे राष्ट्रपति कह सकते हैं, राज्यपाल कह सकते हैं, राज्यपाल ज़्यादा अच्छा होगा समझने के लिए, मतलब एक एरिया का राज्यपाल था वो। उसको वायसराय जो बनाया गया था, वायसराय बनने के बाद कोचीन में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई थी, तो वो 1524 के मतलब 1524 के बाद हुआ था और उनकी मृत्यु कोचीन में हुई थी। तो ऐसे कह सकते हैं कि वह पहला पुर्तगाली शासक कौन था, पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था जिसकी मृत्यु भारत में हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि किनका नाम है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के बाद का जो बात है 1503 में देखिए कोचीन में अपना पहला फैक्ट्री खोलेगा, कौन, फ्रांसीसी। और उसके बाद का फैक्ट्री फिर देखिए 1503 के बाद 1505 में फिर कन्नूर में। तो 1503 में कोचीन में और 1505 में कन्नूर में हो रहा है। और उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, जो कि फ्रांसीसियों का पहला गवर्नर है, फर्स्ट गवर्नर। तो फ्रांसीसियों के माध्यम से जो देखिए ये जो गवर्नर का पोस्ट इसलिए लाया गया था ताकि हम भारत के क्षेत्रों पे हम व्यापार अच्छे से हम कर पाए। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का जो टाइम पीरियड है वो 1505 से लेकर के 1509 तक का है। और अभी देखिए वास्को डी गामा मात्र 3 साल पहले आया था। उस समय ये गवर्नर वगैरह कुछ भी नहीं पोस्ट हुआ करता था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ये पहला गवर्नर है और इन्होंने एक पॉलिसी लाया था, उसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। दरअसल इसका मतलब क्या होता है, शांत जल की पॉलिसी का मतलब है कि फ्रांसीसी अपनी नेवी पावर को मजबूत करना चाह रहे थे। हमने आपको पहले भी कई दफा बताया है कि फ्रांसीसी दरअसल मगरमच्छ थे। मगरमच्छ का मतलब है कि पानी में आप इसको हरा नहीं सकते हो। तो उस समय फ्रांसीसियों के सामने कौन कौन सा चैलेंजेस था, तो भारत के क्षेत्रीय राजा प्लस यहाँ पे अरब व्यापारी, ये सभी भारत के जो व्यापार पर पूरी तरह से गिद्ध की तरह नजर लगाए हुए थे। और उन सभी का सामना ये अपने नेवी पावर को मजबूत करके ये करेंगे, कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। और यहीं से फिर जब अपने नेवी पावर को मजबूत करेगा तो फिर इनका जो व्यापार है, व्यापार भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि व्यापार करने के लिए आपको आयात और निर्यात, देखिए आयात और निर्यात जिसका बेहतर होगा वही व्यापार कर पाएगा। और ज़्यादातर जो व्यापार होता था वो कहाँ होता था, समुद्र तट के किनारे होता था। तो समुद्र तट के किनारे आप जो व्यापार करेंगे वो कैसे होगा, जहाज के माध्यम से होगा। तो जिनका जहाजी बेड़ा ज़्यादा मजबूत होगा, व्यापार पर सीधी सी बात है एकाधिकार उसका होगा। अब जैसा दूसरा चीज़ देखते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा इस बात को अच्छे से समझते थे कि अगर हमें भारत में अपने व्यापार को मजबूत बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको कई सारी बस्तियाँ बनाना पड़ेगा। तो भारत में पुर्तगाली राज स्थापित करने के लिए उन्होंने कई जगह पर दुर्ग का निर्माण कराया। दुर्ग मतलब क्या होता है, दुर्ग का मतलब एक किला होता है, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरह से क्या हो, सुरक्षित होना चाहिए था। और इसके लिए उन्होंने 1505 में आते ही दनादन देखिए अंजाबिड़ा, अंजाडीबा, कन्नूर और किलवा, ये तमाम क्षेत्र में वो क्या करते हैं, ये लगभग ये जो जितना भी क्षेत्र हम लिख रहे हैं वो आपका कोचीन केरल के आसपास का एरिया है। क्योंकि पहली बार वास्को डी गामा जब आया था तो वो कोचीन में ही आया था, तो ये उसके आसपास का क्षेत्र था। और ये सभी जगह पर ये क्या कराता है, दुर्ग का निर्माण कराता है। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पर दुर्ग का निर्माण कराने के पीछे का मकसद क्या था। देखिए दुर्ग बनाने से क्या होता है, वो एरिया सुरक्षित हो जाता है और वहाँ पर जो भी सामान वगैरह स्टॉक करके रखना होता था, तो जो भी सामान स्टॉक करके रखना होगा वो वहाँ पर क्या होगा, सुरक्षित होगा। फिर वहीं से सारा माल क्या होगा, जहाज के माध्यम से ढो करके वो अपना पुर्तगाल लेके चला जाएगा।
उसके बाद फिर देखिए क्या करते हैं 1509 में, देखिए 1505 के बाद 1509 के टाइम में ये अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर लेते, क्योंकि इनका जो नेवी पावर था वो काफ़ी मजबूत हो गया था। वो क्या करते हैं, ये संयुक्त बेड़े को पराजित करते हैं। जैसे गुजरात का जो बेड़ा था, तुर्की का जो बेड़ा था और मिस्र का बेड़ा। एक बेड़ा मतलब क्या, मतलब यहाँ पर जितने भी गुजरात के आसपास के जितना भी एरिया में जो जहाज वगैरह लगता था वहाँ पे बंदरगाह में, कुछ तो तुर्की का बंदरगाह भी, मतलब तुर्की के लोग भी आते थे व्यापार करने के लिए, उनका भी जहाज लगा हुआ रहता था तट पे, और मिस्र का भी लगा। क्योंकि देखिए हम लोग व्यापार, जो गुजरात का क्षेत्र था वो व्यापार के लिए बहुत ही फेमस था, तो गुजरात के लोग तुर्की भी जाते थे व्यापार करने के लिए, मिस्र भी जाते थे। तो इन तीनों का जो जहाजी बेड़ा था उनको लूट लिया गया। किनके माध्यम से, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के माध्यम से इनके जहाजी बेड़ा पर हमला किया गया, और हमला करने के बाद इनके जहाज को तोड़ा गया, वहां के लोगों को बुरी तरह से पराजित करके लूटा गया था। तो पूरी तरह से गुजरात और ये जो एरिया है वो किसके कैप्चर में आ जाएगा, इसके कैप्चर में, पुर्तगालियों के कैप्चर में। अब देखिएगा कि अगला जो कोठी वगैरह बनाएगा वो इसी एरिया में बनाता है। एक और चीज देखिए, इनका प्रभाव का अगर अंदाजा लगाना हो तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। अगर ये कोई चीज देख लेगा ना, इसको अंदाजा नहीं लगेगा कि हिंद महासागर जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, इन सारे क्षेत्र में पूरी तरह से व्यापार पर एकाधिकार हो चुका था। तो हिंद महासागर किधर है आपका, जैसे ये इंडिया का मैप है, अगर आपको दिख रहा होगा तो इस एरिया में, यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा एरिया जो आपका हिंद महासागर का एरिया है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि भारत का जो दक्षिणी एशिया का जो क्षेत्र था, दक्षिणी क्षेत्र जो था, इन पूरा क्षेत्र पर इनका व्यापार पर एकाधिकार हो चुका था। और नाम, यहाँ तक कि ये अपना नाम ही बदल दिए थे, मतलब इस क्षेत्र का जो हिंद महासागर था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, पुर्तगाली सागर। तो सोच के देखना कि किसी क्षेत्र का नाम बदलना वो कितनी बड़ी बात है। अभी जो बेचारे हमारे योगी जी जो कि नाम बदलने में काफ़ी माहिर है, तो उनका तुलना आप कर सकते हैं किसके साथ, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। मतलब फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा इक्वल टू योगी जी, जो श्री श्री 108 करके आप लगा सकते हैं, जिनको उनमें बहुत आस्था है। तो योगी जी जो आज कर रहे हैं, जगह का जो नाम परिवर्तन कर रहे हैं, वही काम कौन करते थे पहले, फ्रांसिस की। तो फ्रांसिस्को में जो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था, बस आपको ये सारी बात इसलिए करें ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे कि हिंद महासागर का नाम पहली बार पुर्तगाली सागर के इन्होंने रखा। तो क्या नाम है उनका, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। अब इसको मिटाते हैं और इसके बाद जो दोबारा गवर्नर जो आता है उसका नाम है अल्बुकर्क। तो सर इसको थोड़ा पॉज कीजिएगा, बस 2 मिनट लगेगा इसको लिख करके। अब देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में समझते हैं। तो पहला जो गवर्नर अभी हमने जस्ट देखा कौन था, मतलब फ्रांसीसियों का जो पहला गवर्नर था उसके बारे में देख चुके हैं। दूसरा गवर्नर देखते हैं, दूसरा गवर्नर का नाम है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। ये देखिए इनका टाइम पीरियड वैसे 1509 से लेकर के 1515 तक का था, लेकिन ये इससे पहले भी एक बार भारत आए थे। मतलब इनको भारत में रहने का अनुभव पहले भी था। 1503 में जब पुर्तगाली लोग जहाज का पूरा बेड़ा लेकर आए थे, तो वो जहाजी बेड़े का नायक थे, मतलब कैप्टन थे वो उस समय। इसी वजह से इनको भारत में रहने का अनुभव था। तो जिनको भारत में रहने का अनुभव होगा, सीधी सी बात है कि गवर्नर बनने का मौका उन्हीं को मिलेगा। ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इनको क्यों कहा जाएगा भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, आपको भी जस्ट अभी बता रहे हैं। इनके टाइम में 1510 में घटना ये हुआ था कि इन्होंने गोवा पर नियंत्रण कर लिया था। और ये गोवा वही क्षेत्र है जो काफ़ी बाद में आप देखेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। सबसे पहले जितने भी यूरोपीय शक्तियों में देखते हैं, सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आते हैं, और सबसे लेट में भी कौन जाता है, पुर्तगाली। देखिएगा गोवा पे सबसे लास्ट में लगभग 1960 के आसपास ये लोग गोवा को छोड़ते हैं। तो गोवा को सबसे पहले कैप्चर कौन किया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के माध्यम से फ्रांसीसियों ने किया, और सबसे लेट तक गोवा पे नियंत्रण करेंगे वो, मतलब गोवा पर नियंत्रण किए थे। और पहले ये जो क्षेत्र था, गोवा का जो क्षेत्र था, वो बीजापुर का एक शासक था, उसका नाम था यूसुफ आदिल शाही सुल्तान, इनके कैप्चर में था। तो इनसे झगड़ा करके, लड़ाई करके ये क्षेत्र पूरा कैप्चर कर लिया अपने क्षेत्र में। और इस तरह से हम देखते हैं कि भारत का जो पश्चिमी तट का जो क्षेत्र था, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, इधर वाला जो एरिया था, इसी जगह पर आपका गोवा है। तो गोवा पर कैप्चर हो चुका है, इधर कोचीन पर भी कैप्चर हो चुका है। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, पश्चिमी तट पे जितने भी क्षेत्र है वो अलग अलग जगह पर अपना कोठी वगैरह जो दुर्ग कहते हैं उसको बनाना शुरू कर देगा। ठीक है। 1510 के बाद जस्ट 1511 में फिर क्या हुआ, 1 साल के बाद मलक्का पर भी नियंत्रण किया। ये मलक्का कहाँ पर है, जब इंडिया का आप मैप देखेंगे तो इस जगह पर जहाँ पर जावा सुमात्रा है, यहाँ पर आपको मलक्का मिलेगा। मलक्का स्टेट बोलते हैं वहाँ पे। तो ये व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है। तो 1511 में हम देख रहे हैं मलक्का पर भी नियंत्रण करते हैं, 1510 में ये गोवा पर नियंत्रण करते हैं, और फिर 1515 में होर्मुज बंदरगाह जो कि फारस की खाड़ी के पास है उस पर भी नियंत्रण करता है। तो इनके टाइम में 3 क्षेत्र पर, गोवा, मलक्का
और हॉर्मुज बंदरगाह, ये तीनों ही क्षेत्र पर कैप्चर कर लेता है। और सबसे बड़ा इनका जो काम था, इनका एक ही लक्ष्य था कि भारत में अस्थायी पुर्तगाली बस्ती बसाने की इच्छा। मतलब अब भारत में भी जो यहाँ पर जो बस्ती बसेगा वो अस्थायी रूप से, टेम्पोररी नहीं, परमानेंट होगा। इसके लिए वो मतलब अपने लोगों को ये कहते हैं कि तुम एक काम करो, ऐसे तो यहाँ पे तुम बस नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ तुम आओगे टेम्पोररी व्यापारी बनकर और फिर तुम व्यापार करके चले जाओगे। तो ऐसा करो कि यहाँ पर जो भारतीय महिला है उनसे तुम विवाह करो, शादी करो। तो शादी करने के बाद क्या हो जाएगा, वो यहाँ के वासी बन जाएंगे और फिर उनको भगाएगा भी कोई नहीं। सीधी सी बात है, भारत में एक प्रथा है कि यहाँ पर हम लोग जो मेहमान नवाजी है वो बहुत ही शानदार तरीके से कहते हैं। अतिथि देवो भव का हम लोगों का कल्चर रहा है। तो दामाद की खातिर तो हम लोग सभी देखें कि जब नई नई शादी होती है तो दामाद को कितना ज़्यादा कोऑपरेट किया जाता है। तो पुर्तगाली चाहते थे कि हम भारत का क्या बन जाए, दामाद, और दामाद बनने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर घर बसाएं, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। तो ये इनका प्लान था कि हम धीरे धीरे क्या करें, इस तरह से भारत में बस जाएं कि चाह करके भी भारत के लोग हमें वहाँ से भगा ही नहीं पाए। और ये ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो अरब व्यापारी को यहाँ पर पूरी तरह से खदेड़ना चाहते थे। इनका मकसद शादी करने का ये नहीं था कि यहाँ के लोगों को वो बहुत पसंद करते थे, यहाँ पर कोई मामला प्रेम विवाह का नहीं था। यहाँ पर मामला ये था कि उनके दिमाग में एक ही चीज़ चला था, व्यापार। और व्यापार वो इसलिए करना चाहते थे ताकि लाभ कमा सके, लाभ को बढ़ा सकें। तो यानी कि अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए, लाभ को कमाने के लिए व्यापार एक माध्यम था। और उसके लिए वो क्या करते हैं, यहाँ पर भारतीय महिला से विवाह के लिए अपने लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। ये खुद शादी किए हैं यहीं पे भारत की महिला से। तो आप देख लीजिए कि ये एक प्लान था उनका। और साथ ही साथ देखिए वो क्या करते हैं, अब शादी करने के लिए यहाँ की जो नॉर्मल महिला होगी वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो उनको लगा ऐसा करते हैं, भारत में उस समय जो दौर था ये लगभग 1510 का टाइम का जो आसपास कह रहे हैं, भारत में पहले सती प्रथा चलता था। सती प्रथा का मतलब क्या होता है कि एक महिला और एक पुरुष को बीच जैसे शादी, जैसे मेल है और ये फीमेल है, शादी हो गई। शादी होने के बाद अगर ये मेल के डेथ हो जाता है, यानी कि पति की मृत्यु होने के बाद जो पति के लिए चिता बनाया जाता है, उस चिता पर इस महिला को लिटाया जाता है और उसको पति के साथ ही इसको जिंदा जलाया जाता है। ये प्रोसेस पहले था, सती प्रथा को कहते हैं। मतलब अगर पति मर गया तो पत्नी का ये धर्म है कि वो भी पति के साथ सीधा त्रिलोक पधारने, क्योंकि उनको लगता है कि हम पति के लिए केवल बने थे और 7 जन्मों तक हम इनके साथ जो है रहने की प्रॉमिस किए हुए थे। तो 7 जन्म के चक्कर में इनको भी, देखिए सती प्रथा को अभी आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। अगर कभी फील करने का मन हो, एक फिल्म आया था, उसका नाम था रंग दे बसंती। रंग दे बसंती, वो आमिर खान की मूवीज, उसमें आप देखना कि उसमें आमिर खान जो है काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं जो सती प्रथा है उसको ख़त्म किया जाए। तो ये राजा राम मोहन राय के टाइम में आप देखिएगा, राजा राम मोहन राय खुद उनकी भाभी को जब जिंदा जलाने के लिए सब कोशिश कर रहे थे, जब उनके राजा राम मोहन राय के जो बड़े भाई थे, जब उनकी डेथ हुई थी, तो वो क्या किए थे कि उनको पता था कि अब इनको मतलब कि वो जो लेडीज़ थी वो तो उनकी भाभी हुई, तो उनकी भाभी को पूरे गाँव के लोग सब पकड़ के ले जा रहे थे जिंदा जलाने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने अपोज किया, विरोध किया, और विरोध करने के बाद वहीं के लोग उनके खिलाफ हो गए। खिलाफ होने से क्या होगा, जिनके तेवर गर्म होते हैं ना, तो वो जो करना चाहेंगे वो तो वो करके रहेंगे। तो सती प्रथा के देखिए, जब इस महिला को देखिए यहाँ पर जब चिता पे जिंदा जलाया जाता है तो साइड में ढोल वगैरह रखा जाता है, ढोल नगाड़े वगैरह वहाँ पे रखा जाता है। उस महिला को कुछ मादक पदार्थ पिलाया जाता है, शराब जैसा चीज़, शराब पिला करके उसको मतलब कि पूरी तरह से चेतना से आगे कर दिया जाता है, मतलब कि उसको सोचने समझने का शक्ति खत्म कर दिया जाता है। और साइड में जब ढोल वगैरह बजाता है तो वो चिल्लाएंगे भी ना अगर, तो वो चिता से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मतलब आप ऐसे सोचिए कि बड़े बड़े बांस ऐसे लकड़ी का रखे रहते थे कि अगर ये भागना भी चाहेंगे तो इसको बांस के साथ माध्यम से ज़बरदस्ती इसको जिंदा जलाया जाएगा। तो ये जो क्रूर प्रथा था वो भारत में पहले था, सती प्रथा। और ये क्या करते हैं, ये भारत में सती प्रथा को खत्म करते हैं। वो किस लिए, ताकि वो विवाह कर सके। तो अच्छा बात है कि कम से कम ये विधवा विवाह को प्रमोट करते हैं। और एक तरह से ये कह सकते हैं हम ना कि ये राजा राम के ये क्या थे, पूर्वगामी था। इसीलिए अल्फांसो डी अल्बुकर को क्या बोलते हैं, राजा राम का पूर्वगामी, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था। मकसद ये था क्योंकि ये भारतीय महिला से विवाह कर सकते थे और विवाह करने के बाद वो क्या करते, यहाँ पर अस्थायी पुर्तगाली बस्ती को बसा सकेंगे। ठीक है, इससे व्यापार उनका बेहतर चलता। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो आपको हम अगले वीडियो में बताते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।